हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर हर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो या फिर किसी भी तरीके का ओलंपियाड हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्चुअली फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनको मैंने एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लस बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव मोशन इंट्रोडक्शन। हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ रिलेटिव मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। फंडामेंटल्स के ऊपर भी मैंने कुछ मल्टीपल वीडियोस बनाए, तो उस सीरीज में सबसे पहला वीडियो है। तो सबसे पहला फंडामेंटल पॉइंट इन रिलेटिव मोशन वो है पॉइंट नंबर 1। एवरी पोजीशन इज रिलेटिव, देयर इज नो एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पहले मैं 1 और 2 को पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको एक कंप्लीट समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स को पॉइंट तो पता होता है, एवरी पोजीशन इज रिलेटिव, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग उनको क्लियर नहीं रहता। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पॉइंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। ठीक है। तो हर पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है, कोई भी एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि टू डिफाइन और डिस्क्राइब एनी पोजीशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन किए हुए आप किसी एक पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है। मुझे पता है कि पूरी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है जब तक हम कई सारे एग्जाम्पल्स ना लें। तो अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की और इस पॉइंट की आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो और उस स्कूल के अंदर आपका एक फ्रेंड है, और वो आपका जो फ्रेंड है वो आपके घर पे कभी नहीं आया है, पहली बार वो आपसे घर पे आके मिलना चाहता है। तो वो आपको कॉल करता है। वो बोलता है कि सुन, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तो बता मैं कहाँ आके मिलूँ, अपना लोकेशन मुझे बता दे। तो वो आपसे पूछता है कि कहाँ पर रहते हो तुम। तो आप बोलते हो मैं यहाँ रहता हूँ। तो आपका फ्रेंड बोलता है फिर कि ये यहाँ वहाँ क्या होता है, इस तरह से मुझे कैसे समझ में आएगा, इस तरह से तो मैं भी यहीं रहता हूँ, तो आजा मेरे पास में। तो ये यहाँ वहाँ वाली लोकेशन तो किसी को कुछ समझ में आएगी नहीं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, आप बोलते हो मैं यहाँ रहता हूँ, तो इसका क्या मीनिंग है? आप ये बोल रहे हो कि मेरे रेफरेंस फ्रेम में मेरी लोकेशन यही है। आप ये कहना चाह रहे हो एक्चुअली में। तो यहाँ वहाँ वाली लैंग्वेज से तो कुछ समझ में आएगा नहीं आपके फ्रेंड को कि आप कहाँ रहते हो। तो फिर वो आपका फ्रेंड बोलेगा कि मुझे कुछ ऐसी लोकेशन बताओ तुम जो कि मुझे भी पता हो, और उसके रेफरेंस में अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करो। तो यानी कि अगर आपको अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड को समझानी है, तो आपको एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके फ्रेंड को भी पता हो। आपको ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं चुन सकते जो कि आपके फ्रेंड को पता ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर की लोकेशन का आप डिस्क्रिप्शन उसको दोगे, पूरा पता बताओगे, तो आप किसी ऐसी मान लीजिए लोकेशन का रेफरेंस लेते हो जो आपके फ्रेंड को पता ही नहीं है, तो वो उसके लिए दोबारा से मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करनी है, तो आपको एक ऐसा कॉमन रेफरेंस पॉइंट चुनना पड़ेगा जो उसको भी पता हो, तभी आप अपनी लोकेशन को उसको समझा पाओगे। तो आप उसको बोलते हो कि ठीक है, देख, क्या तुमने महावीर नगर देखा है? तो वो बोलेगा हाँ महावीर नगर देखा है। ठीक है। तो महावीर नगर के अंदर सेक्टर बी में मकान नंबर 10 है हमारा, और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है। इस तरीके का मान लो आप डिस्क्रिप्शन देते हो, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, महावीर नगर मुझे पता है, सेक्टर बी भी पता है, वहाँ पे मकान नंबर 10 में ढूंढ लूंगा और वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। तो अब आपने क्या किया, जब ये लोकेशन का आपने डिस्क्रिप्शन दिया, आपने जब इस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपने कॉमन रेफरेंस पॉइंट क्या क्या बनाया? महावीर नगर, ये सबसे पहला कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, जिसके अंदर फिर आपने सेक्टर बी को डिफाइन किया, और सेक्टर बी के अंदर आपने मकान नंबर 10 को लिया और उसकी फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हो। जब आपने इस तरीके से डिस्क्राइब किया अपने एड्रेस को, तो आपने एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट उस आदमी को भी जो पता था, आपके फ्रेंड को जो कॉमन रेफरेंस पॉइंट पता था, वो आपने यूज़ किया है। तो अब आपके फ्रेंड को समझ में आ गई कि आपकी लोकेशन क्या है, और अब वो आपके घर तक पहुंच सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें उस लोकेशन को डिस्क्राइब करते हुए दूसरे आदमी को समझाना है, तो उस आदमी को भी वो वाला कॉमन रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए जो कि आप यूज़ कर रहे हो अपने लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल जिससे हमको समझ में आया कि हर लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने इंडिया का मैप शो किया हुआ है। ये पूरा का पूरा मैप इस तरीके से है, लेकिन हमको पूरे मैप की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल ये अपर हाफ से ही पता लग जाएगा हमारे एग्जाम्पल के लिए, हमको जो नॉलेज चाहिए।
ठीक है, तो देखो मान लो ये हमारे पास में इंडिया का मैप है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ दिल्ली कहाँ है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि दिल्ली जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, एक मिनट रुको। आप बोलोगे, इसके आप कई तरीके से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि दिल्ली जो है वो नॉर्थ इंडिया में है। आप इसका ये भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि दिल्ली ये यहाँ पे है और ये जयपुर से इतनी दूरी पर है। आप इसका ये भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये लखनऊ से इतनी दूरी पर है। आप इसका ये भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि शिमला से वो यहाँ पर है। इसके इनफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो। आप ये बोल सकते हो गांधीनगर से यहाँ पर है। तो इसके इनफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस दिए जा सकते हैं दिल्ली के। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सन से इसकी लोकेशन ये है, मून से इसकी लोकेशन ये है, जुपिटर से दिल्ली यहाँ पर लोकेटेड है। आप इनफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस दे सकते हो दिल्ली के। दिल्ली एज अ लोकेशन जो है आप इनफाइनाइट तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर चुन रहे हो। तो यहाँ से भी हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि कोई भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे दिल्ली क्या कहाँ है, तो उसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। जो भी आप रेफरेंस पॉइंट चुनोगे उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि दिल्ली की लोकेशन क्या आएगी। तो यही हम इस पॉइंट से कहना चाह रहे हैं कि एवरी पोजीशन इज रिलेटिव एंड नो पोजीशन इज एब्सोल्यूट। और किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक रेफरेंस फ्रेम की, रेफरेंस पॉइंट की, कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो इस एग्जांपल से हमको कितनी आसानी से समझ में आ गया है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि सन कहाँ है, सन बता दो कहाँ है। इसका आप क्या जवाब दोगे? अब ऐसा कोई गॉड गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारे पास में है नहीं कि जहाँ पे भगवान ने हमको बता रखा है कि यहाँ पे आप पूरे के पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन मान लो और इसके बेसिस पे अब आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। ऐसा तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको गॉड ने दे नहीं रखा है। तो अब आपसे कोई पूछता है सन कहाँ है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? कोई दिल्ली की लोकेशन के हिसाब से जवाब दे दो, या फिर आप जो है लेट्स से मरकरी की लोकेशन के हिसाब से जवाब दे दो। तो आप ये बोल सकते हो कि मरकरी को अगर अपन अपने रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन माने, मरकरी के सेंटर को, तो और कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप डिफाइन कर दोगे कि लेट्स से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और लेट्स से ये जेड एक्सिस है। तो सन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेट्स से कुछ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट है। इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर पाओगे। यहाँ पे हमने मरकरी को रेफरेंस लिया है, पर जरूरी नहीं आप मरकरी को रेफरेंस लो, आप मार्स को रेफरेंस ले सकते हो। फिर आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दोगे कि लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और इसके सेंटर पे आप ओरिजिन मान लो। फिर आप डिफाइन कर दोगे कि सन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सन के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से। फिर इसका आप और भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। लेट्स से आप सैटर्न पर ओरिजिन मान लो, अर्थ पर ओरिजिन मान लो, कहीं पे भी आप ओरिजिन मान सकते हो, किसी और गैलेक्सी के किसी स्टार पे आप ओरिजिन मान सकते हो। तो आप कहीं पर भी ओरिजिन को मानते हुए आप सन की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। इससे हमको कई सारे पॉइंट समझ में आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सन सन कहाँ है, इसका एक ही आंसर नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ मान रहे हो और आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई जेड एक्सिस को आपने कैसे डिफाइन किया है। इसके बेसिस पे इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे सन की लोकेशन के, है ना। तो यहाँ से हमको एक तो ये समझ में आता है कि कोई भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होगी। सन की कोई एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं है। कोई ये पूछे सन कहाँ है, तो इसका कोई जवाब एक जवाब नहीं बनेगा। इसका जवाब जो है वो रेफरेंस पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नो पोजीशन इज एब्सोल्यूट एंड एवरी पोजीशन इज रिलेटिव। और किसी भी पोजीशन को आपको डिफाइन करना है तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमको ये एक और एग्जाम्पल से समझ में आ गया, कितना मजा आया ये एग्जाम्पल देख करके। और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल तो हमने ले लिए। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को समराइज कर सकते हैं कि टू डिफाइन और डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन स्पेस वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी की लोकेशन को हमको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले तो हमको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन को डिफाइन कर देंगे तो फिर हम पॉइंट पी की लोकेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सन वाले एग्जाम्पल में देखी, यही चीज़ हमने देखी दिल्ली वाले एग्जाम्पल में, और इसी चीज़ को हमने अपने ये फ्रेंड को अपने घर का एड्रेस समझाना है वहाँ पर भी हमने देखा। तो इन एग्जाम्पल से हमको ये क्लियरली समझ में आता है कि कोई भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होती और किसी भी पोजीशन को आपको डिफाइन करना है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया। इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। यह है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका ओरिजिन और एक्स वाई जेड एक्सिस शो की हुई है मैंने।
तो पॉइंट ए को डिफाइन करने के लिए मान लो अगर हम ये वेक्टर डिफाइन करते हैं R1 वेक्टर, हमारे एक चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाता है लेट से R1 वेक्टर, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाता है लेट से R2 वेक्टर। ये हमने R1 और R2 हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिफाइन कर दिया। अगर आप कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो तो आप वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने वेक्टर की टर्म्स में समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट एक समझना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहा हूँ। तो देखिए आप फ्लो के साथ में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं R1 वेक्टर क्या चीज़ है। R1 वेक्टर क्या है, OA वेक्टर है। ये क्या चीज़ है, पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पोजीशन ऑफ A है, यहाँ पे A है, पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। R1 वेक्टर क्या चीज़ है, R1 वेक्टर है पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस जीरो करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्यों कर रहा हूँ मैं माइनस जीरो, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो R1 वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास में R1 की डेफिनेशन आ गई। इसी तरीके से R2 वेक्टर, यह है क्या चीज़ है, OB वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। इसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस जीरो। जीरो क्या चीज़ है, ये ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो। 0,0,0 उसका पोजीशन वेक्टर है। तो आप इसको अगर लिखोगे भी ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर को, तो क्या आप लिखोगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी कि सिंपल जीरो ही बनने वाला है वो, है कि नहीं। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, वो हो जाएगा R2 वेक्टर। इसको आप R2 वेक्टर माइनस जीरो भी लिख सकते हो। ये मैं बार बार जीरो क्यों माइनस कर रहा हूँ आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बी की लोकेशन को आप ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो, बी की लोकेशन को ए के रेस्पेक्ट में, तो वो लोकेशन कौन सी बनेगी, वो लोकेशन ये वाली बनेगी। ये जो वेक्टर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बी की लोकेशन होगी ए के रेस्पेक्ट में। हमको ये बात तो पता ही है कि बी की लोकेशन को हम इनफाइनाइट तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने ओ के रेस्पेक्ट में तो डिस्क्राइब किया ही है बी की लोकेशन को R2 वेक्टर के फॉर्म में, पर हम बी की लोकेशन को ए के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। बी की लोकेशन को जब आप ये बोल रहे हो कि ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि अगर ओरिजिन को ओ पर मानने की जगह पर अगर हम ए पर मान लें तो बी की लोकेशन क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं कि बी की लोकेशन को ए के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब करो, तो उसका मीनिंग है कि अगर आप ए पर ओरिजिन मान लें तो बी की लोकेशन क्या आएगी। तो वो लोकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास में R2 वेक्टर अवेलेबल है, ये R1 वेक्टर अवेलेबल है। तो ट्राइंगल लॉ से हम बोल सकते हैं कि बी की लोकेशन ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए से बी की तरफ जाने वाला जो वेक्टर आएगा उसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है तो वो कितना बनेगा, ट्राइंगल लॉ से हमको पता है कि वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बन जाएगा। ट्राइंगल लॉ आप लगाना जानते ही हैं वेक्टर की नॉलेज से। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ गई बी की लोकेशन ए के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि R2 माइनस R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये क्या चीज़ है, ये ए बी वेक्टर है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, यानी कि ये आर बी ए जो मैंने लिखा हुआ है ये यही चीज़ है। आर बी ए का मतलब है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये इसको लिखने का एक फैंसी तरीका है। जब भी हम लिखते हैं कि आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए, आर बी ए, इस तरीके से जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी आ रही है, ये आ रही है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ रही है। तो देखो अब ये जो मैं जीरो बार बार माइनस कर रहा था ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पे जीरो माइनस किया था यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो मैंने जीरो माइनस किया था, ये जीरो माइनस मैंने यही सोच करके किया था कि जब भी आप किसी एक पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करते हैं कि हमारा अपना जो आपका पॉइंट है जिसकी पोजीशन को आप डिफाइन करना चाहते हो उसकी पोजीशन में से आप पहले वाले पॉइंट की पोजीशन को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाता है पॉइंट की पोजीशन नए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे पॉइंट बी की पोजीशन को आपको डिफाइन करना है ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दिया। पहले हमको क्या करना था, हमको पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन करना था ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया था, ए की पोजीशन में से ओरिजिन की पोजीशन को माइनस कर दिया था। हमें बी की पोजीशन को डिफाइन करना था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया, R2 वेक्टर में से ओरिजिन की पोजीशन को माइनस कर दिया। उसी तरीके से अगर आपको बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करनी है तो आप क्या करोगे, आप बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दोगे। ये इजी तरीका है समझने का। अगर आप ये तरीका याद रखोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको बी के रिलेटिव ए की बी की पोजीशन ए के रिलेटिव चाहिए तो आप बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दो।
ठीक है? इसको आप उल्टा करके भी बोल सकते हो कि ए की जो पोजीशन है उसको उल्टा करके आप बी की पोजीशन में ऐड कर दो, क्योंकि हमको पता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो एक स्पेशल केस है वेक्टर एडिशन का। तो यानी कि आप बी की पोजीशन को अगर ए की पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हो तो आप उसको दो तरीके से बोल सकते हो कि बी की पोजीशन में से ए को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगी बी की पोजीशन ए के रिलेटिव। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि बी की पोजीशन में आप ए की पोजीशन को उल्टा करके ऐड कर दो। उल्टा करके ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो वो R2 माइनस R1 ही आने वाला है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। इसका हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ये उल्टा करके ऐड करने के कंसेप्ट को। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। रिलेटिव मोशन का एक कोर कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, मूल मंत्र। वो ये है कि जब भी आप किसी पॉइंट की वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी, पोजीशन या एक्सेलरेशन कुछ भी, तो आप क्या करते हैं कि दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए जो भी वेक्टर्स हैं उनको उल्टा करके आप पहले वाले पॉइंट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो आपको पहले वाले पॉइंट की दूसरे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाती है। ये मूल मंत्र है। इसकी मैथमेटिक्स भी हम लोग समझेंगे। कोई भी चीज़ मैं आपको केवल शॉर्ट ट्रिक या फिर मूल मंत्र के फॉर्म में नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसकी पूरी की पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स भी दूंगा, जो कि आपको मिलेगा आने वाले वीडियोस में। हम लोग सब चीज़ें डिटेल में समझेंगे। पर आप इसको ध्यान रखिए, इसको मैं बहुत रिपीट करने वाला हूँ कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो दूसरे पॉइंट की जो वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन है उनको आप उल्टा करके यानी नेगेटिव करके आप पहले वाले पॉइंट में ऐड कर दो, तो आपको पहले पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है? इसकी मैथमेटिक्स हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिलेटिव पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है? ये चीज़ कहलाती है रिलेटिव पोजीशन। यही है रिलेटिव पोजीशन। पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट रिलेटिव पोजीशन। हर पोजीशन रिलेटिव ही होती है। जैसे जब अपन ए की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो भी रिलेटिव ही है। ये तो हम जानते हैं हर पोजीशन रिलेटिव होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करनी है, तो वो हमने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है? तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स इंट्यूटिवली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं ये सिंपल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।